तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 401 में आप सभी का स्वागत है। तो माफ़ करना, वीडियो इतनी ज़्यादा रात को आ रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से मैं शाम को रिकॉर्ड नहीं कर पाया और फाइनली मुझे 11 बजे टाइम मिल रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइनली अपने आटोल और आई स्पीक फैक्शन से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वॉर के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन इस एपिसोड में हम लोग भयंकर वाली ट्विस्ट को देखने वाले हैं। वो क्या है वो तो एंड तक आपको पता चलेगी, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी के दूसरे बंदों को, जो कि दूर से इन सारे नज़ारों को देख रहे होते हैं और वो यार खुश मना रहे होते हैं कि यार चलो ये वॉर शुरू हो चुकी है। और वो कहते हैं कि ये वॉर सच में काफ़ी नज़ारे देखने वाले होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं इस बार बेट करता हूँ, बाजी लगाता हूँ कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस इस फर्स्ट बैटल को हार जाएंगे। मतलब प्रैक्टिशनर फैक्शंस का ये पहला बैटल होगा कि जो वो हारेंगे ही। लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा अरसे तक खींचा चला तो आई स्पीक फैक्शंस भी होल्ड आउट नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ लोग तो चाहते थे कि यहाँ पर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लॉर्ड्स हारे जाएं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स को कर्स भी कर रहे होते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि ये अच्छा होगा कि प्रैक्टिशनर्स के डोमेन के अंदर जितने भी 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं वो सभी तबाह हो जाएं। और इसी को तो इंटरटेनमेंट कहा जाता है। मतलब बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके साथ हमें इटर्नल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है और सभी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के 8 लॉर्ड के अलावा 12 इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं आई स्पीक फैक्शंस के, और आई स्पीक फैक्शंस के अंदर भी 9 अदर इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं जिन्होंने कि अपने क्लोन्स को इटर्नल लैंड में भेज रखा होता है। मतलब कि बाकी के 9, मतलब ये 12 तो अदर्स थे, 9 इधर होंगे, तो बाकी के जितने हुए वो यहाँ पर आए थे। अब जो 9 इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं उनमें से इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान चेस्टम, जिसको कि आप लोग अच्छे से जानते हो, यानू हिनवान चेस्टर, चूसी हिनवान चेस्टम, हिनवान चेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, और बाकी सभी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के होते हैं। अब यहाँ पे जो 5 इमॉर्टल बीइंग्स थे तो वो फैक्शंस को नहीं ज्वाइन किए होते हैं। अब उनमें से होते हैं मॉग्यूस, कैफ्यूजी, फेदर एम्पर, मॉगजी और यिनसी, जिसे हर्मिट भी कहा जाता है। ये सभी भी इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन ये बिना फेसी फैक्शंस के और सभी अभी इटर्नल लैंड में आए हुए होते हैं। अभी जो 5 बंदे थे ना, उनमें से 4 इतने पावरफुल थे कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनाइट ह्यूमन स्पीसीज के बंदों में आया करते। मतलब देख रहे हो कितने पावरफुल ये सारे बंदे होते हैं। और बताया जाता है कि जो हर्मिट है, मतलब ये सिम, उसकी पावर्स अभी भी अननोन है, क्योंकि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर वो एक ऐसा बीइंग है जिसके ट्रू फॉर्म को किसी ने भी रोकलेट कर ही नहीं पाया। मतलब आज तक किसी बंदे ने इसके ट्रू फॉर्म को देखा ही नहीं है, देखा है तो सिर्फ क्लोन को, और इसकी क्लोन ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो यार समझो इसकी जो मेन बॉडी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ये जो 5 बंदे होते हैं वो किसी फैक्शंस को भी ज्वाइन नहीं किए होते हैं, जिसके साथ कैफू कहता है कि जितना ज़्यादा बैटल फियर्स होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जिसके साथ वो इन्फिनाइट सर्पेंट से कहता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट, तुम्हारी इनेट ह्यूमन लाइफ ऑफ फैक्शंस वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के साथ बहुत ही लंबे अरसे से फाइट करते आई हुई है, और इस फाइट में तुमने कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर को भी खो दिया है। ऐसा लगता है कि जब आई स्पीक फैक्शंस अपने फुल स्किल वॉर को प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अगेंस्ट लॉन्च करेगी तो वो भी अपने कुछ ह्यूमन एंसेस्टर को खो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार आई स्पीक फैक्शंस वाले अपने ह्यूमन एंसेस्टर को कैसे खोएंगे जब उनके 12 के 12 बंदे इमॉर्टल बीइंग है, वो मर ही नहीं सकते। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो 12 के अलावा उनके और भी ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो कि इमॉर्टल नहीं थे, वो अलग से बुलाए जाने वाले थे जो कि उनके साथी होने वाले थे। लेकिन उनकी पावर्स इतनी नहीं थी ना वो इमॉर्टल्स थे, तो लॉर्ड्स के बीच में फाइट होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो सभी इमॉर्टल जो नॉन इमॉर्टल हैं वो तो मरेंगे ही। इसके साथ हमें दिखाया जाता है इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर को, जो क्या इन सभी से कोई उसको मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था। इसके साथ यहाँ पर वो कहता है कि जब तक कोई बंदा लाइफ एंड डेथ ट्रिपल से न जाए, ट्रायल से न जाए,
और जो बंदे भी रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। जैसे कि प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स को ही देख लो, जिनमें कि अंदर इमॉर्टल बंदे मौजूद हैं, तो वहाँ पे बहुत ही कम है, 8 ही इमॉर्टल बीइंग्स से प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स में। लेकिन वहीं पे बात करें ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ प्लस ह्यूमन एंसेस्टर्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से ही कुछ गिने चुने थे जो कि इमॉर्टैलिटी को सच में पोजेस किया करते थे और मोस्ट अपने हर बार मरने की खतरे से बिलोंग किया करते थे कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। और जब तक उनको मौत से न दिखाया जाए, उनको मौत से रूबरू न दिखाया जाए, तो वहाँ पर वो अपने पावर्स को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। जिसके साथ प्रैक्टिशनर फैक्शन से उनकी बैटल बहुत लंबे अरसे तक चली थी, जिसकी वजह से जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर सर्वाइव किए थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। मतलब कि उनको टाइम तो लगता था, लेकिन वो बैटल करते करते पावरफुल हो चुके होते हैं। जिसके साथ वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही संख्या में ह्यूमन एंसेस्टर मौजूद हैं और यहाँ पर इसी वजह से हमें वीक को ख़त्म करना होगा। मतलब ये सच की बात है कि लॉर्ड्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन वहीं पे ह्यूमन एंसेस्टर कुछ ज़्यादा ही संख्या में मौजूद होते हैं। और आई स्पीक फैक्शंस पे लगभग 26 ऑर्डिनरी ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ का तो मरना तय है क्योंकि फाइट होने वाली है। जिसके साथ हमें मॉगस को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं सब बातों को क्या रहा होता है, मतलब वही भाषण देने पे लगा होता है। लेकिन तभी काफ्यूजी होता है जो कि वही टॉप 10 में से 5 में से आया करता था। वो बंदा मॉग्यूस को चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे सेंसेस करेक्ट है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तुमने तो अपने 95% पावर्स को खो दिया है ना, मैं सच तो कह रहा हूँ ना। तो ये सुनकर मॉकरिस उसे कहता है कि तुम तो जिंगमैन को भी नहीं डिफीट कर सकते हो। तो ये सुनकर कैवरी उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि अल्दो मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन वो भी मुझे हार्म नहीं कर सकता है। और तुम्हें देखो, तुम तो यार हमेशा बुली को ही वीक किया करते हो और तुम तो जिंगमैन के सामने कुछ कर भी नहीं कर सकते, मतलब कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे इतने पावरफुल होने के बावजूद भी। जिसको सुनकर मॉगस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्ट्रेंज की वीक मॉक्सू कहता है कि चूसी। अब चूसी वहीं पे अपने परफेक्ट स्पेरिकल फॉर्म में आराम से बैठा होता है, मतलब कि उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। मतलब कि ये बंदा अपने मजे के लिए सबसे फाइट किया करता था। बंदा इमॉर्टल है, इसको कोई भी मार नहीं सकता, डैमेज तो दूर की बात है, इसको कोई खरोच तक नहीं दे पाता और दिया भी तो बड़ी आसानी से हील हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है, मॉन्गजू और इसके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशंस होता है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम फायर प्रिजन वॉल के अंदर घूमने के लिए गए होते हैं। बताया जाता है ये भी कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर कई सारे मिस्टीरियस रियलम मौजूद है और हर एक रियलम के अंदर पावर्स का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ तो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर्स भी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। उसको रिफाइन करना, उनको कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात होती है। वहीं में से एक हेल फायर प्रिजन वॉल था जो कि मिस्टीरियस रियलम में से एक था। ये हेल फायर प्रिजन वो एक कॉलोसल और मैजेस्टिक वॉल के जैसा था जिसकी लंबाई हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर जितनी थी। इसकी विड्थ एक पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड क्लस्टर जितनी कंपेरेबल होती है और जितने भी मिस्टीरियस रियलम्स थे इसकी शेयर साइज टॉप 3 में आया करती थी। और ये भी बताया जाता है कि आप लोग इसे इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि 99% ह्यूमन एंसेस्टर हेल प्रिजन फायर को तो छू भी नहीं सकते। मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, अगर उन्होंने ये सब कोशिश करने की कोशिश, मतलब ऐसा करने की कोशिश की तो वो राख बन जाएंगी, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर एक बार लॉर्ड वुलन अपने प्रैक्टिसर फैक्शंस के अंदर जो लॉर्ड वुलन हैं वो भी हेल फायर प्रिजन में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो जब अंदर गए थे तो वहाँ पर उन्हें भी जला दिया गया था, उन्हें फोर्सफुली वापस लौटना पड़ा था। फिर से वो बहुत ही गहरे में नहीं गए होते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। सिर्फ बेंग जैसे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर है, मतलब सिर्फ एक ही बेंग जो कि चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर पूरे इन्फिनाइट स्पेस के अंदर वही अपनी पावर्स को यूज़ करके हेल फायर प्रिजन के अंदर जा सकता है। जिसके साथ चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर रिप्लाई करते हुए कहता है कि यानहुअम, साजुओ और बाकी सारे मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे वहाँ पे ले चलो, इसलिए मैंने उन सबको अपने साथ हेल फायर प्रिजन में ले गया। बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो फॉर्मेशंस ऑफ फैक्शंस थी जैसे सांजुओ, चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर और मॉगजी वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिसकी वजह से यहाँ पे मॉगजी ह्यूमन एंसेस्टर फिर से उससे पूछता कि क्या तुम्हें हेल फायर प्रिजन वॉल का
वहाँ पर ऑरिजिन कोड मिला, मतलब कि ये सब उसको रिफाइन करने की बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर कहता है कि नहीं। यहाँ पे ये सुनकर यानू ह्यूमन एंसेस्टर कहता है कि हमने भी हेलफायर प्रिजन में रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम उसके ऑरिजिन कोड को नहीं सेंस कर पाए। जैसे लू फेंग वहाँ पे गया था तो वहाँ पे लू फेंग को सेंस हो गया था कि हम ऑरिजिन कोड मौजूद है और वो उसके पास डायरेक्टली चला गया था, लेकिन ये सारे बंदे वहाँ पर सेंस ही नहीं कर पा रहे थे। तो कैफ्यू जी कहता है कि अगर हम उसको सेंस ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई आशा ही नहीं है कि हम उसको रिफाइन भी कर सकें। जिसको सुनकर यानू एंचेस्टर फिर से कहता है कि वैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया है कि उस जगह पे 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुप्रीम टायर्स फ्लेम पावर्स मौजूद हैं और यहाँ पर उनमें ऐसी कोल्ड आइस पावर्स भी हैं जो कि यहाँ तक कि ह्यूमन एंचेस्टर्स को भी फ्रीज कर सकती हैं। और वहाँ तक तो ऐसे फ्लेम्स भी मौजूद हैं जो कि सबको जलाकर राख कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आइस की भी पावर्स हैं, आग की भी पावर से जो कि जला देने वाली हैं, और थंडरस फ्लेम्स की भी पावर्स थी जो कि सबको एनिलेट कर सकती है। एक्सप्लोजिव फ्लेम्स, हर एक तरह के फ्लेम्स होते हैं जो कि डिफरेंट 12 टाइप्स ऑफ सुप्रीम पावर्स होती हैं। अब इतने सारे फ्लेम्स के होने की वजह से कोई भी इसको सर्वाइव नहीं कर पाता, सिर्फ एक चूसिन ह्यूमन एंचेस्टर ही होता है जो कि ये सब कर सकता था। जिसको सुनकर इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंचेस्टर कहता है कि अगर हेल फायर प्रिजन वॉल उसके अंदर एक ऑरिजिन मौजूद है तो उसके अंदर जरूर 12 सुप्रीम टायर पावर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर उस हेल फायर प्रिजन वॉल को रिफाइन करना है तो एक बंदे को नियरली आधी सुप्रीम टायर पावर्स को मास्टर करना होगा। और पूरे के पूरे इंटायर इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर कोई भी बंदा 2 से ज़्यादा डॉज को कंप्रीहेंड कर ही नहीं पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको रिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर यानू ह्यूमन एंसेस्टर कहता कि हम ये सच में इम्पॉसिबल हैं। अब जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो इस हेलफायर प्रिजन के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ कि उनके लिए इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है। सारे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और जो भी इसको कंट्रोल कर लेगा कह सकते कि वो उससे टेरिफाइंग और मिस्टीरियस पावर्स दे देगी जो कि उनकी पावर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। इसलिए सब इसके पीछे इतना ज़्यादा पड़े होते हैं। अब यानू एंचेस्टर्स भी वो भी उन 9 सॉवरेन्स के एक होते हैं, लेकिन वो इन्फिनाइट सर्पेंट एंचेस्टर से थोड़ा सा ही वीक होते हैं और वो बिलीव करता है कि अगर मैंने हेलफायर प्रिजन वॉल को मास्टर कर लिया तो उसकी पावर्स ह्यूमन एंचेस्टर सर्पेंट को भी सरपास कर देगी और पूरे के पूरे टाइटल पूरे लैंड में इन्फिनाइट स्पेस के अंदर उसका रैंक 1 हो जाएगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना भी आसान नहीं है। आगे का कोई हेलफायर प्रिजन वॉल, इटर्नल लैंड और एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को कैसे ही रिफाइन कर सकता है। मतलब ये तीनों लैंड काफ़ी खतरनाक हैं, इसको कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया है। हो सकता है फ्यूचर में लू फेंग इन सारे किसी मिस्टीरियस लैंड में से किसी एक को रिफाइन कर दे, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर एक मैजेस्टिक कॉलोसल से पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे बिंग फैंग ह्यूमन एंचेस्टर अपने दूसरे बाकी 11 ह्यूमन एंचेस्टर्स के साथ गैदर हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक मैसिव फिगर्स होता है जो कि सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है कि देखो सामने, और सामने 8 लॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के फैक्शंस की तरह एडवांस करते हुए बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं। और वहाँ पर वो बंदा कहता है कि 8 लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिशनर्स हमारी ही तरफ आ रहे हैं। उनकी मैसेज पूरी तरह से क्लियर है कि वो हमारे वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी सीज कर लेंगे और उन्होंने फिलहाल में हमारे तरफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। अब ये मैसिव फिगर्स एक येलो रॉक वाला होता है जो कि पूरे के रूम को काफ़ी बड़े हिस्से में ऑक्यूपाई किए होता है, जिसको देखकर वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है कि मैम जीव सवाई, जिसने कि आज तक प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी में एक भी उसके सिंगल वर्ल्ड क्लस्टर्स को हाथ नहीं लगाया है और ना ही उनके एक सिंगल रिसोर्सेज को हाथ लगाया है, तो यहाँ पे मैं इस वॉर को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, चाहे ये बात हो या फिर नहीं। मैं जी जाविन इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और मैं वॉर नहीं छेड़ना चाहता हूँ उन प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अगेंस्ट। मतलब यहाँ पे जो प्लॉट ट्विस्ट होने वाली है वो यहीं पे होने वाली है। मतलब इनमें से एक लॉर्ड आकर कहता है कि मैं इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चिव सावी, वही बंदे को जो यार ये अच्छे से जानता था कि उनकी जो 12 ग्रुप है वो अच्छे से यूनिफाइड नहीं है और यहाँ पे किसी डिसीजन को लेना है तो उन्हीं सबको लेना है। अब जो 3 बंदे इन सभी कांड को किए थे वो होते विंग, थंडर और सी, इन्हीं तीनों ने ये सब किया होता है। तो ये सब ये काम करने वाले होते हैं और उनमें अभी मीटिंग चलने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसको सुनकर वोगू ह्यूमन एंसेस्टर कहते हैं
कि हम लोगों को अभी यूनिफाई होना चाहिए, क्योंकि अभी की फिलहाल हम यूनिफाई होकर ही उससे फाइट कर सकते हैं। जिसको सुनकर जी सावी कहता है कि मैं इस फाइट से रिफ्यूज करता हूँ, अगर मैं इसे मना कर दूँ तो तुम आखिर मेरा कर ही क्या सकते हो। मतलब एक बंदा उससे सिंपली कहता कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं मना कर भी दूँ तो तुम सबकी क्या ही मजाल कि तुम मुझे वॉर के अंदर घसीट कर ला सको। मतलब कि यहाँ पर एक बंदा अपोज करना शुरू करता है, लेकिन दूसरा बंदा उसको समझाने की कोशिश करता है कि हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर जो कि उन सबका हेड था, वो उन सभी को देख रहा था। उसके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन सबको कंट्रोल कर पाना बस की बात नहीं थी। अब यहाँ पे आई स्पीक फैक्शंस के अंदर 12 इमॉर्टल बेंग्स थे, 26 हिनवान एंचेस्टर्स थे, तो उनकी स्ट्रेंथ भी ऊपर नीचे थी। लेकिन यहाँ पर ये सब थी कि जो टॉप लीडर्स थे वो इमॉर्टल्स थे और उनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। यहाँ तक कि वीकेस्ट की भी बात करें, जो कि विंड, थंडर और सी वाला होता है, वो भी अच्छे खासे ट्रबल दिया करते थे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक हिनवान एंचेस्टर कहता है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर सिर्फ 8 लॉर्ड्स मौजूद हैं और हम लोग के पास लगभग 12 में हिनवान एंचेस्टर्स मौजूद हैं, साथ में तो हमारे पास 26 हिनवान एंचेस्टर भी मौजूद हैं। तो यार जब वॉर सच में होगी तो हम लोग एक बहुत बड़े एब्सोल्यूट एडवांटेज को गेन कर लेंगे और हम उनको आराम से क्रॉस कर देंगे और साथ में हम उनके टेरिटरी को भी सीज कर लेंगे। और वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि हमें प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स को एक सबक सिखाना चाहिए, उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि आई स्पीक फैक्शंस कोई कमज़ोर नहीं है और ये बहुत ही स्ट्रांग है। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम सभी बेवकूफ़ हो, आखिरकार तुम ये कैसे सोच सकते हो कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस वीक हैं और वो यार हमारी फॉलो जरूर करते थे। लेकिन अभी के फिलहाल में तुमने देखा कि कैसे वो 8 प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स बंदे मिलकर हंड्रेड्स ऑफ हिनवान एंचेस्टर्स का सामना कर सकते हैं। तो तुम्हें सच में लगता है कि वो हम सिर्फ 26 और 12 जो कि कितने हुए 26 और 38 से डर लेगा? मतलब समझ रहे हो, वो बंदा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम प्रैक्टिशनर फैक्शंस को इतना कम कैसे आ सकते हो। उसने 100+ हिनवान एंचेस्टर से खुलेआम फाइट कर ली, फिर भी उन्हें डरने लगा। तो तुम्हें क्या सच में लगता कि हम महज 35-40 हिनवान एंचेस्टर्स को ले जाकर उन्हें डरा सकते हैं, जबकि हम में से सिर्फ कुछ ही इमॉर्टल बीइंग्स हैं? यहाँ पे वो बंदे कहता है कि देखो, मैं अभी तक प्रैक्टिशनर टेरिटरी में इन्वेड नहीं किया और ना ही मुझे उसके रिसोर्स चाहिए। मेरी पोजीशंस क्लियर है कि मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे कुछ और बंदा होता है जो और चला जाता है, जिनमें से एक पू चैंग भी नाम का बंदा होता है, वो भी चला जाता है। जिसको देखकर वो तीनों बंदे विंड, थंडर और सी तीनों फ्यूरियस हो जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसे कैसे जा सकता है। लेकिन बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि तीनों सॉवरेन्स की तरफ देखने लगता है कि देखो क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनमें से 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बिंग भी जा चुके होते हैं। अब यहाँ पे अपना बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर तो सोच ही ना था कि इन तीनों को फैक्शन से निकाल देना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल अलायंस थी 12 इटर्नल्स की, तो यार इसको जस्टिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उन तीनों को निकालना है तो काफ़ी भारी मात्रा में वोट चाहिए होंगे। जिसके साथ बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर सबसे कहता है कि पू चैंग वो भी जा चुका है, तो बताओ हमें अब क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चू सावी भी वो भी कह देता है कि मैं भी यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी ज्वाइन करने से रिफ्यूज करता हूँ। इसको देखकर वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पर ये सब लोग हटने लगते हैं, धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं। चू सावी का सिंपली ये रीज़न होता है कि मैंने हाथ नहीं लगाया है तो मैं बेकार के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसे अच्छे से एक चीज़ पता थी कि ये सारे आई स्पीक फैक्शंस ये कभी भी ज़रूरत पड़ने पे मदद करने के लिए नहीं आएंगे, और जिस दिन मैं अकेला रहा तो वो दोनों 8 लॉर्ड मिलकर मुझे आराम से ठिकाने लगा सकते हैं, मुझे चांस से जीने नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो इतना डर रहा होता है। जिसके साथ वो कहता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो उनमें से कुछ प्रैक्टिशनर कहता है कि देखो हमें उनके खिलाफ वॉर करना ही चाहिए, हमें लड़ना ही चाहिए। जिसके साथ वहाँ पे हिनवान एंचेस्टर्स कहता है कि हमें सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, ये टाइम है हमारे बैटल का, उन्हें पावर दिखाने का कि हम भी क्या कर सकते हैं। अब बहुत सारे होते जो कि वॉर को चाहते थे, लेकिन बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर्स यहाँ पर साइलेंटली साओ जुओ की तरफ देखने लगते हैं। मतलब ये वही बंदी होती है जो कि डिसाइड करेगी कि वॉर होगा या फिर नहीं, क्योंकि यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट हिनवान स्पेस के अंदर। तो बिंग फेंग भी उसी
उसी की तरफ देखना शुरू करता है। और यहाँ पे ग्रे रॉब वेवन भी अभी तक चुपचाप बैठी हुई होती है और सभी उसी की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर अपने बिंग फैंग ह्यूमन इंचेस्टर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, जिसको सुनकर वो बंदी कहती है कि ये वॉर बिल्कुल ही पॉइंटलेस है और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। अब जैसे ही साजू ऐसे कहती है कि ये वॉर पॉइंटलेस है, मैं इसमें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, तो पूरा का पूरा हॉल ही साइलेंट पड़ जाता है क्योंकि सांजू पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सांजू और लॉर्ड जिंगमिंग दोनों टॉप स्ट्रेंथ के मामले में सिमिलर माने जाते हैं इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में। अगर यहाँ पे सांजू फाइट करने से रिफ्यूज़ कर दें और साथ में पूचेंग और जू जावी वो भी इन सब को फॉलो करते हुए पीछे हट चुके हैं, तो ये फाइट कुछ ज़्यादा ही बदल जाएगी। मतलब प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे कि वो आराम से उन सभी को सप्रेस कर सकते हैं। अब जो 12 इटर्नल बेंग्स हैं जिनमें से 3 सॉफ्टवेयर मौजूद था, उन तीनों की सबसे ज़्यादा फटी पड़ी थी क्योंकि उन्हीं तीनों ने ये सारे कांड किए होते हैं। इसी वजह से जो सांजू होती है वो पीछे हट जाती है कि देखो उन तीनों बेवकूफ़ की वजह से मैं ऐसे बेफिजूल के वॉर नहीं लड़ना चाहती हूँ। अब पूजन की स्ट्रेंथ वो भी प्रैक्टिशनर लॉर्ड के बराबर थी, वो भी उन सबको अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे, लेकिन वो भी बंदा पीछे हट जाता। वहीं पे जू जावी वो टॉप 30 में आया करता था लेकिन वो भी हट चुका था और तीनों हटने के बावजूद यहाँ पर उनकी पावर्स काफ़ी घट जाती है। और यहाँ पे बिंग फैंग हिनवान इंचेस्टर उन सभी से कहता है कि अगर पूचेंग और जी जावू और एल्डर सिस्टर जानजू वो इसमें फाइट करने से रिफ्यूज कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वॉर कुछ ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगी। जिसके साथ वो सभी की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि हमें अपने जितने भी जगह है वर्ल्ड क्लस्टर वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस को लौटा देना चाहिए। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है? तो यहाँ पे कोई भी वॉइस खड़ा नहीं करता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। इन बंदों की इतनी फट जाती है कि ये अपने लॉर्ड से फाइट करने को तैयार ही नहीं होते। अब यहाँ पे पूचेंग और जी जावी वो भले ही हट जाते लेकिन अगर यहाँ पे उनकी एल्डर सिस्टर सांजू आ जाती बीच में तो ये सब जरूर फाइट करती। ये 10 मिलकर अपने 8 लॉर्ड्स पर अटैक जरूर करती और यहाँ पर ये सब चलना भी था, लेकिन इनमें से उन तीनों ने मेन ने ही मना कर दिया जिसकी वजह से इन सभी को पीछे हटना पड़ा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है अपने 8 लॉर्ड्स को, जहाँ पे 8 लॉर्ड्स अभी भी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें लॉर्ड जिवांगमैंग को दिखाया जाता है, जिंगमैंग को, जो यहाँ पर जाते हुए कहते हैं कि उन्होंने पीछे हटने का फैसला ले लिया है। इसको सुनकर युवान की आंखें चमक उठती और क्या था कि क्या वो लोग पीछे हट रहे हैं। अब यहाँ पे सच तो बात ये थी कि लॉर्ड्स अभी भी उन काउंटलेस लाइफ्स की फिक्र कर रहे थे जो कि उस टेरिटरी में ऑक्यूपाई अभी तक थे जहाँ पर बैटल होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे अगर वो 12 इमॉर्टल बेंग्स आइस पिक फैक्शंस वाले अटैक करते तो यहाँ पे नॉर्मल बंदों की जान की फिक्र करती नहीं, वो यहाँ पे सबको तबाह कर देते, वो किसी को भी नहीं देखने वाले थे। भले ही लॉर्ड्स के पास वो सारी रिक्लेम हो जाती लेकिन उन सब की जिंदगी तबाह हो जाती और फिर से पनपने में टाइम लगता, लेकिन लॉर्ड्स के मुकाबले में वो टाइम कुछ भी नहीं है। जिसके साथ हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जी जाई पूजन उन्होंने मना कर दिया है और वो भी फुल स्केल वॉर के लिए मना कर दिए हैं। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग कहता है कि हमने अभी भी आइस पिक फैक्शंस के साथ नेगोशिएट करना है, इसलिए मेरे साथ आगे बढ़ो। मतलब कि वॉर भले ही खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी उन सारे प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स की जो टेरिटरी है उनको लौटाना है, तो उसके बारे में नेगोशिएशंस करनी है कि हमें क्या क्या करनी चाहिए। अब यहाँ पे लॉर्ड जिंगमिंग ने काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ देख रखी थी और यहाँ पर वो एक चीज़ अच्छे से जानते थे कि कुछ में पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वॉर हो सकती है और कुछ में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वॉर नहीं भी हो सकती। जिसके साथ युवान कहते हैं ठीक है और लॉर्ड जिंगमिंग के वो फॉलो करते हुए आधे दिन के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरी के पास आते हैं जहाँ पे आइस पिक फैक्शंस के 6 फिगर्स अपीयर होते हैं, जैसे कि लॉर्ड बिंग फैंग ने अपने साथ ही लेकर आए होते हैं। जिसके साथ बिंग फैंग अपने युवान से कहते कि ब्रदर युवान ज़्यादा गुस्सा मत होना, और वो इस्तेमाल करने लगता है। जिसको सुनकर यहाँ पर अपने बंदे कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर बिंग फैंग कहते हैं कि तुम्हारा थ्रेट कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए हमने पहले इंटरनल ओपिनियन लिया कि क्या हमें बैटल करना चाहिए या फिर नहीं, जिसके पास हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे। अब युवान यहाँ पे कहता कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तो बिंग फैंग कहता कि नेचुरली यहाँ पे हम लोग तुम्हें सारे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को वापस लौटा देंगे, यहाँ पे हमारे बीच में वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर युवान गुस्से में कहता
कहते हैं कि सिर्फ तुम हमें टेरिटरी लौटाने वाले हो, मैंने पूरी टेरिटरी को इन्वेस्टिगेट किया है। तुम्हारे बिग फैंग फैक्शंस ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रूथलेसली एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्लैंडरिंग किए हैं, यहाँ तक कि नमरस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के कोर को भी डिवोवर किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ टेरिटरी वापस लौटाने से हम सब मान जाएंगे? जिसको देखकर बिग फैंग उससे नाखुश होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सीक्रेटली इन वॉर को नहीं करना चाहते था, लेकिन अगर यहाँ पर उसके प्राइड के ऊपर आ गई तो वो वॉर को जरूर कर लेगा। जिसके साथ बिग फैंग उससे कहता कि बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पे युआन सिंपली कहता कि मैं कोई कंपनसेशन नहीं मांग रहा हूँ, बस जितने तुमने प्लंडरिंग किए हैं प्रैक्टिशनर टेरिटरी के अंदर तो तुम हमें वापस लौटा दो और ये मैटर यहीं पे क्लोज होगा, वरना हम लोग तुमसे दुगना लेंगे जितना कि तुमने हमसे लूटा है। अब यहाँ पे आस्पेक फैक्शंस भी हामी भरता और कहता कि ठीक है मैं ऐसा करने वाला हूँ। इसके साथ वुगू ह्यूमन एंसेस्टर वहाँ पे आता और कहता है बिग फैंग तीनों सॉवरीज जो कि विंड, थंडर और सी है उन्होंने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को लिया है, तो वहाँ पर वही उसको लौटाएंगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो बात करने तो फैसला करते हैं कि हाँ वो सभी लौटा देंगे, जिसके साथ वहाँ पे नेगोशिएट होती है और सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो गोहिनवन एंसेस्टर्स और 3 सॉवरीज ऑफ विंड, थंडर एंड सी उनके पास कुछ नहीं आता है और वो उन सारे रिसोर्सेज को लौटा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो तीनों अगर अपने लॉर्ड्स से फाइट करते तो अपने 8 लॉर्ड्स उन सबको चींटी की तरह मसल के मारते, मतलब कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारते हैं, कहीं वो भागते वहाँ पर भी उन्हें तोड़ा तोड़ा कर मारते। जिसके साथ बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर वहाँ जाने से पहले कहता है ब्रदर युआन तुम्हारी प्रैक्टिशनर फैक्शंस चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे उनके बीच का जो रिश्ता था वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी बरकरार थी, उतना भी नहीं था। वो यहाँ पे जाने से पहले कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए तुम अच्छे से रहना। जिसके साथ वो दोनों हामी भरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके साथ वो सभी जाने के साथ वुगू ह्यूमन एंसेस्टर 3 सॉवरीज ऑफ विंड, थंडर, सी वो सभी उन सारे प्लंडरिंग रिसोर्सेज को शॉर्ट टाइम के अंदर लौटा देते हैं। जिसके साथ लॉर्ड जिन यहाँ पे गोल्डी कहते हैं कि क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने दें? अब ये सुनकर वहाँ पर वो भी कहता कि हाँ हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं, वो प्रैक्टिशनर फैक्ट्री के अंदर इन्वेड किए थे, उन्होंने हमें लूटा और यहाँ पे बस हम उन्हें रिसोर्सेज को वापस करके जाने दे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मुझ पे होता तो मैं उन्हें 10 गुना ज़्यादा लूट कर जाता। तो लॉर्ड जिंग में यहाँ पे उससे कहते कि बकवास मत करो, हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उनसे हमने प्लंडरिंग के रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ और मांगा और उन्हें फोर्स करता तो बिग बैंग एक राइट पे आ जाती और वो वॉर को जरूर डिक्लेयर कर देता, और वो वॉर को डिक्लेयर करता तो सांजुओ भी इस बैटल को जरूर ज्वाइन करती, और जब वो बैटल को ज्वाइन करती तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। अब यहाँ पे लुफिन बेचारा चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, वो कुछ नहीं करता क्योंकि वो एक नया नवेला बंदा था। जिसके साथ वहाँ पे दूसरे लॉर्ड्स कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि अपना लुफिन वो एक नया लॉर्ड बन चुका है, वरना हमारे प्रैक्टिशनर टेरिटरी के फैक्शंस का क्या होने वाला था वो तो हम भी नहीं बता सकते। और उनके अंदर फिर से एक नया जोश आता कि वो फाइनली बिना लड़े ही इस वॉर को जीत चुकी हैं। मतलब कि यार वो हमने जो सोचा था कि वो लड़ाई होगी मज़ेदार वाली, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब लॉर्ड जिंग मैंने कहा कि वो तो देखा जाएगा तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि यार नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि ऐसी बेकार सी बेफूल की फालतू सी पावर्स की बैटल कोई नहीं करने वाला। आप में से कई सारे ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।